सभी को नमस्कार। दोस्तों, हमारे देश के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को 50 साल से भी ज़्यादा बीत चुके हैं। इस दौरान काफ़ी सारे कार्स को लॉन्च किया गया, लेकिन उसमें से कुछ ही फोर व्हीलर्स लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में बने रहे। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां कस्टमर्स के लिए कार खरीदना एक तरह की लग्जरी मानी जाती थी। अब की बात अलग है कि करोड़ों भारतीयों की इनकम पहले से ज़्यादा हो गई है और कार खरीदना एक लग्जरी कम और नेसेसिटी ज़्यादा हो गई है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कार ब्रांड्स के बारे में जिसको उसकी पेरेंट कंपनी ने लॉन्च तो कर दिया, अफसोस वो सब ज़्यादा दिनों तक मार्केट में टिक नहीं पाई। इन सब में जाने माने मैन्युफैक्चरर्स के भी कुछ मॉडल इंक्लूडेड हैं जो कि भारतीय ग्राहकों के भरोसे को जीतने में नाकाम रहे। तो चलिए जानते हैं वो फोर व्हीलर्स कौन कौन सी थी और उनके फेलियर का रीजन क्या था। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स की तरफ से ऑफर किए गए कुछ कार्स के बारे में जानते हैं। टाटा की एक ऐसी फेल्ड मॉडल है आर्या, जो कि 2005-06 के दौरान लॉन्च की गई थी। ये क्रॉसओवर एसयूवी थी जिसको कि टाटा की तरफ से एक लग्जरियस और फैमिली एसयूवी बोला जा रहा था। उस जमाने के हिसाब से आर्या में काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए थे और ये एक 7 सीटर के वेरिएंट में आती थी, मगर कुछ वजह से ज़्यादा टाइम तक ये मार्केट में टिक नहीं पाई। उसके पीछे एक रीज़न ये भी थी कि वो अपने कंपटीटर से वो डिज़ाइन और प्राइसिंग के मामले में आगे निकलने में नाकाम रही। टाटा ने आखिरकार इस एसयूवी को डिसकंटिन्यू करना ही ठीक समझा। उसी तरह टाटा ने अपनी फ्लैगशिप कार इंडिका को रिप्लेस करने के लिए 2010 में लॉन्च की थी टाटा की बोल्ट, जिसके सक्सेस को लेकर टाटा के एम्प्लॉयज़ ने काफ़ी सारे सपने देखे थे। लेकिन इस कार की प्रॉब्लम ये थी कि एडवांस टेक्नोलॉजी होते हुए भी वो इंडिका से काफ़ी मिलती जुलती थी, जो कि कस्टमर्स ने उतना पसंद नहीं किया। 2-3 सालों में ही टाटा ने बोल्ट की प्रोडक्शन को बंद कर दिया। दोस्तों, टाटा सफारी जैसी दमदार गाड़ी को कौन नहीं जानता, लेकिन शायद बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि टाटा सफारी की एक पेट्रोल वर्जन भी लॉन्च हुई थी, जो कि ऑब्वियस है कि अपने कम फ्यूल एफिशिएंसी के लिए मार्केट में बुरी तरह से पिट गई और इसको टाटा मोटर्स ने वापस बुला लिया। दोस्तों, फेल्ड गाड़ियों की लिस्ट में महिंद्रा के भी कुछ मॉडल्स शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा क्वांटो की। आपको महिंद्रा की जाइलो तो याद ही होगी। क्वांटो जाइलो की एक स्ट्रिप डाउन वर्जन थी जिसको छोटे फैमिली के लिए डिजाइन करने की सोची थी, मगर क्वांटो देखने में बहुत ही ऑड लगी जिसको मोस्ट किसी ने भी पसंद नहीं किया। लेकिन इसके ठीक बाद महिंद्रा ने फिर से एक बार गलती कर डाली और क्वांटो के डिजाइन में थोड़े बहुत चेंजेस करवा के उसे फिर से लॉन्च किया नूवो स्पोर्ट के नाम से, जो दिखने में फिर से वही क्वांटो ही लगी। अब होना क्या था, नूवो स्पोर्ट भी क्वांटो की तरह वापिस मुंह के बल गिरी और महिंद्रा ने इस मॉडल को बंद करने में ही अपनी भलाई समझी। सिमिलरली महिंद्रा और रिनो के जॉइंट वेंचर से लोगन और वेरिटो सेडान को लॉन्च किया गया था, जो थोड़ी बहुत सक्सेसफुल तो रही, लेकिन इसके बाद वेरिटो की एक और वेरिएंट लॉन्च की गई जो थी वेरिटो वाइब। बेसिकली वेरिटो सेडान के पीछे वाले पार्ट को काट कर इस कार को हैचबैक लुक देने की कोशिश की गई, मगर अफसोस ये एकदम बेकार आइडिया था जिसकी कीमत 2015 में महिंद्रा को चुकानी पड़ी थी। लॉन्च किए जाने के बाद साल भर में वाइब की सिर्फ 619 यूनिट्स ही बिकी, जिसके वजह से महिंद्रा ने 2016 में इसकी प्रोडक्शन बंद करने की ठान ली। इंडिया में लॉन्च की गई बुरी तरह से फेल होने वाली गाड़ियों में से एक जाना पहचाना नाम आता है डैटसन गो का। दोस्तों, डैटसन गो अपने लॉन्च के शुरुआत से ही काफ़ी धीमी मात्रा में सेल हो रही थी। पता नहीं क्यों डैटसन ने फिर से गो प्लस निकाला, जिसमें कि पीछे के रो में उसने 2 सीट्स एक्स्ट्रा जोड़ दिए, लेकिन इससे उसके सेल्स में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उल्टे शोरूम के सेल्स एग्जीक्यूटिव्स का प्रेशर बढ़ गया। गो प्लस के पीछे सीट में बस छोटे बच्चे बैठने जितने ही जगह थी। डैटसन के फेलियर के पीछे एक और रीज़न था कंपनी की कॉस्ट कटिंग मेजर्स, जो कि उसके बिल्ड क्वालिटी को बुरी तरह से इफेक्ट कर रहे थे। हालांकि डैटसन की गो और गो प्लस में बेसिक फीचर्स और स्पेसियस इंटीरियर्स होने के साथ साथ इसकी स्मॉल कैपेसिटी इंजन सिटी ड्राइव के लिए बेस्ट थी, मगर लोगों ने इसे बस उसकी बिल्ड क्वालिटी के लिए रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। डैटसन को आखिर में अपना बुरिया बिस्तर मजबूरन बांधना पड़ा।
दोस्तों वैसे तो शेवरोले कंपनी ने इंडिया से अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी उठा ली है, मगर अभी शेवरोले बीट और टवेरा जैसी लेजेंडरी कार्स आपको भारतीय सड़कों में हज़ारों की तादाद में दिखने को मिलेंगी। मगर शेवरोले की एक ऐसी कार भी थी जो कि भयंकर फेल हुई थी। आप लोग गेस कीजिए वो कौन सी कार थी? नहीं मालूम? बताता हूँ, शेवरोले की सेल UVA। इस कार को ना सिर्फ उसके प्रतियोगियों ने मारा, उसके साथ साथ UVA ओन करने वाले ग्राहक भी इस कार के परफॉर्मेंस से काफ़ी नाखुश नजर आए। इस प्रोडक्ट के डिज़ाइन और क्वालिटी में काफ़ी इश्यूज थे, जिसके वजह से लोगों ने इस कार को नज़रअंदाज करना शुरू किया। कुछ ही सालों में इस मॉडल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। ठीक वैसे ही अर्ली 2000s में शेवरोले ने एक और क्रॉसओवर निकाली जिसका नाम था फॉरेस्टर। इसमें एक पावरफुल 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन था और ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी था। काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स होने की वजह से इसकी कीमत 23 साल पहले 14 लाख रुपए थी, जिसके वजह से भारतीय ग्राहकों ने इससे खरीदने का रिस्क नहीं लिया। अब बात करते हैं इंडिया की हाईएस्ट सेलिंग कार ब्रांड मारुति की। दोस्तों कोई भी आदमी या कंपनी चाहे कितना भी बड़ा हो, गलतियां सभी करते हैं। मारुति ने भी 2 गलतियां की थी, 2 ऐसी गाड़ियों को लॉन्च करके जिससे कि कंपनी का काफ़ी नुकसान हुआ। बेलेनो की पुरानी सेडान वाली मॉडल आप सबको याद ही होगी, मगर मारुति ने ओवर कॉन्फिडेंट होकर इसकी एक स्टेशन वैगन मॉडल लॉन्च की जिसका नाम था बेलेनो अल्ट्यूरा। दोस्तों बेलेनो की सेडान वाली मॉडल काफ़ी हिट थी अर्ली 2000s में, लेकिन स्टेशन वैगन का कॉन्सेप्ट इंडियन कस्टमर्स को समझ में ही नहीं आया। लेकिन ये वैगन काफ़ी प्रैक्टिकल थी, जिसमें 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन फिटेड था जो कि 96 bhp की पावर और 130 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करती थी। काफ़ी लो सेल्स वॉल्यूम की वजह से अल्टीरिया को आखिरकार मार्केट से वापस बुला लिया गया। वैसे ही मारुति सुजुकी की एक और मॉडल 2009 में लॉन्च की गई जिसका नाम था ग्रैंड विटारा। जी हाँ, आजकल की जो ग्रैंड विटारा आप मार्केट में देख रहे हैं उसका जन्म कुछ ऐसे ही हुआ था। ये एक फुल साइज्ड SUV थी जो कि इंडिया के बाहर के कुछ मार्केट्स में काफ़ी पॉपुलर थी, लेकिन भारत में इसके हाई ऑन रोड प्राइस और काफ़ी कम माइलेज की वजह से इसको कस्टमर्स ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। उसी तरह मारुति सुजुकी जेन की क्लासिक मॉडल अपने पेरेंट कार जेन की तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इसकी डिज़ाइन काफ़ी रेट्रो थी, शायद इसलिए ही ये कार फ्लॉप हो गई। अब आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों रिनो ने भारतीय बाजार में काफ़ी सारे दुख झेले हैं, लेकिन कंपनी का सबसे बड़ा दुख का कारण बना रिनो कैप्टर। बात यह थी कि डस्टर के सक्सेस के बाद रिनो ने कस्टमर्स को डस्टर से कुछ और बढ़ा देने की सोची, मगर रिनो के सपने में काली परछाई बन के आई Hyundai क्रेटा। क्रेटा के सामने कैप्टर की चमक फीकी पड़ गई और रिनो ने इस कार को प्रोडक्शन करना ठीक नहीं समझा। ऐसी एक जर्मन कार मैन्युफैक्चरर थी ओपेल, जिसको लेके इंडियन कस्टमर्स काफ़ी होपफुल थे। ओपेल कोर्सा कुछ समय तक इंडियन मार्केट में चली तो सही, लेकिन ओपेल ने इंडियन माइंडसेट को समझने में थोड़ी सी गलती कर दी। ओपेल की एक कार थी जिसका नाम था वेक्ट्रा, जो कि एक 2.2 लीटर की पावरफुल 146 bhp इंजन के साथ आती थी। इस सीडान में काफ़ी सारे फीचर्स थे, लेकिन उस जमाने में 17 लाख ऑन रोड प्राइस लोगों को बहुत ज़्यादा लगी। इस कार की एक और डिमेरिट थी इसकी पुअर माइलेज, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी इश्यूज और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। इसकी वजह से ओपेल वेक्ट्रा भी फेलियर हो गई। दोस्तों लैंसर नाम से आप में से बहुत सारे कार लवर्स को काफ़ी अटैचमेंट होगा। मित्सुबिशी अपने कार्स को काफ़ी स्पोर्टी और मॉडिफिकेशन फ्रेंडली बनाती थी, जिसके लिए ये काफ़ी कम टाइम में लोगों के दिलों को जीतने में कामयाब रही। लेकिन मित्सुबिशी ने लैंसर के बाद सीडिया नाम की एक सेडान को लॉन्च किया, जिसको कि होंडा सिटी से काफ़ी तगड़ी टक्कर मिली। इसके वजह से ये मार्केट में ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाई। दोस्तों टोयोटा क्वालिस के ह्यूज सक्सेस के बाद सोनालिका मोटर्स ने भी एक 9 सीटर MUV बनाकर उसे राइनो नाम से इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। डीजल इंजन और स्पेशियस इंटीरियर होने के बावजूद इसको बाकी कार मैन्युफैक्चरर से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन झेलना पड़ा और लोगों ने सोनालिका ब्रांड नेम पर उतना भरोसा नहीं किया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 के इस वीडियो में मैं और कुछ कार्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि इंडियन मार्केट में चल नहीं पाई।
तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। अगर इसमें मुझे कुछ ऐड करना था या मैं कुछ मिस कर गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।